नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं अमर उजाला.com। मैं गौरी त्रिवेदी। जब आपका काम ही पर्यावरण संरक्षण बन जाए, जब आप दफ्तर भी संभालें और घर भी संभालें, लेकिन एक विषय को लेकर के मन चिंतित रहे कि अभी तो कुछ बाकी है, एक किरकिरी जो दिल में कहीं ना कहीं एक जगह बना ले कि जीवन तो तब है, जीवन की सार्थकता तो तब है जब हम कुछ प्रकृति के लिए करें या समाज हित के लिए कुछ कर पाएं। कुछ ऐसी ही चीज़ों के लिए सोचने वाले व्यक्ति, प्रकृति के लिए मिसाल ऐसे व्यक्ति प्रोफेसर वेंकटेश दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रकृति के लिए इस समय जी रहे हैं। ऐसा भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो प्रकृति के लिए जी रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला.com पे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और आप की शुरुआत जो है पर्यावरण संरक्षण पर कब से शुरू हुई, कब से आपके मन में ये किरकिरी बनी कि हाँ, मुझे कुछ अभी तो समाज हित के लिए या इधर इस क्षेत्र के लिए करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जर्नी काफ़ी पहले की है। मैं तो 2005 में विश्वविद्यालय में आया यहाँ लखनऊ में और टीचिंग शुरू करी। और पर्यावरण विज्ञान ही मेरा सब्जेक्ट रहा है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी और पर्यावरण विज्ञान से ही हमने पढ़ाई करी। उसके अंदर ही हमने मास्टर्स किया, पीएचडी भी करी। और हम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अभी प्रोफेसर हैं पर्यावरण विज्ञान के। तो हमें उस वक्त जो पढ़ाया गया था, जो हमारे टीचर्स थे, उन्होंने उसको जिया। हमने देखा कि दिल्ली में हम लोग काफ़ी कनेक्टेड होते थे, जो भी पढ़ते थे। जैसे रिज का मसला था, अरावली हिल्स का मसला था, या गुड़गांव के जो साहिबी नदी है जिसको आज नजफगढ़ ड्रेन कहते हैं, या मैली यमुना। तो हमारा लैब होता था सब कुछ। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा वही रोल अब मुझे एक टीचर का मिला। तो मैंने सोचा कि मुझे पर्यावरण पे तो काम मैं करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ, रिसर्च भी कर रहा हूँ, बट जो फील्ड पे उसका असर दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि दिल में एक कुछ बचा सा रह जाए कि इतना कुछ किया और समाज में चीज़ें बिगड़ती ही जा रही है, कुछ बदलाव की स्थिति नहीं आ रही। तो ये मन में हमेशा लगा रहता है। तो इसकी वजह से ही हमने फील्ड में काम करना शुरू किया। हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने शोध के विद्यार्थी हैं, सबको मैं फील्ड का काम देता हूँ। वो सब फील्ड में जाके काम करते हैं, अलग अलग नदियों पे काम करते हैं, तालाबों पे काम करते हैं, फॉरेस्ट पे काम करते हैं, किसी एक जानवर स्पीशीज़ पे काम करते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि कुछ बदलाव लाया जाए। केवल कागजी में कुछ रिपोर्ट्स बना के या पेपर लिख के या थीसिस प्रिंट करा के नहीं, बल्कि स्टूडेंट या टीचर एक चेंज एजेंट की भूमिका में आ सकते हैं। क्योंकि पहले भी समाज में जितने बड़े बदलाव हुए हैं शिक्षकों ने किया। हमारे बड़े बदलाव विश्वविद्यालय से निकल के आए। पहले हम काफ़ी वोकल होते थे, हम आंदोलन करते थे, हम एक साथ बैठ के विचार करते थे, कोई ऐसी बाउंड्री नहीं होती थी, दिन रात लगे रहते थे। तो वो माहौल मैं यहाँ पे मिस कर रहा था। बट आई स्टार्टेड, मैंने गोमती यात्रा शुरू करी। सबसे पहले बच्चों को ले गए। हमारे साथ 22 की लोगों की टीम थी। कुछ एनजीओ के लोग थे, कुछ इंजीनियर्स थे रिटायर्ड, कुछ टेम्पल के पुजारी भी थे। मैं सबको ले गया और गोमती के उद्गम से लेके गंगा तक की यात्रा की। और कहीं भी रुके नहीं, होटलों में नहीं रुके, किसी भी ऐसे जगह नहीं रुके जहाँ आपको पैसा खर्च करना पड़े। हमने सोचा था कि पैसा खर्च नहीं करना और नदी के किनारे ही रहे, जहाँ भी रहे, गांव में रुके। और एक चीज़ जो हमें दिखी कि नदी का महत्व तो हम भूल चुके हैं। हमारे राजस्व से नदी का नक्शा कम होता जा रहा है। छोटी नदियाँ सिकुड़ती जा रही हैं और उनका कहीं भी जिक्र नहीं आता। पहले पुराने गजेटियर में दिखते हैं, हमारे रेवेन्यू मैप्स में भी दिखते थे पहले वाले, लेकिन अब नए वाले जो नक्शे दिख रहे हैं उसमें कहीं नाला नंबर 10, नाला नंबर 15 और वो सब नदियों के नाम थे पहले। तो हमने इन पहले नदियों का नाम ढूंढना शुरू किया और गोमती के करीब जो मेजर रिवर्स उसको निकाले, करीब 28 से 30 के बराबर जो इसकी मुख्य नदियां हैं, जिसमें आपकी कुकरेल भी एक आती है और सई नदी है और बहुत सारी नदियां हैं, पीलीभीत से लेके जौनपुर तक या उसके आगे अगर गाजीपुर तक जाते हैं। तो इसको डॉक्यूमेंट किया और ऊपर तक लोगों को बताया कि भाई इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक फोकस हमारा बड़ी नदियों पे रहा है, छोटी नदियों पे हमने काम करना
अभी तक शुरू नहीं किया कायदे से मैं बताऊं, क्योंकि अभी तक हम या तो उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या उसको नाला समझ ले रहे हैं। तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्मॉलर रिवर्स। पहले हमने छोटी नदियों पे काम शुरू किया, और सही जैसे गोमती भी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन गोमती के जितनी सारी नदियाँ मिल रही हैं इसमें भैंसी, अगरत्ती, कादू, कठिना, और सही के अंदर जो मिल रही हैं, और भी मतलब कि पूरा जो एक तंत्र इकोसिस्टम है उसके जो वाटरशेड हैं, तो इसमें देखा कि बहुत सारे वाटरशेड्स जो इसके जो कैचमेंट थे वो श्रिंक कर गए, छोटी नदियाँ गायब हो रही हैं। तो हमने एक प्रोग्राम शुरू कराया नमामि गंगे से मिलके, और हमारे स्टेट की जो मशीनरी है उसको मनरेगा का जो एक बड़ा सा बजट जा रहा था इसके जो लेबर जो इनकम जनरेट करते हैं, तो हमने सजेस्ट किया कि अगर हम नदियों पे साइंटिफिक ढंग से करें तो वो काम हम रिवर को रिवाइव भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कोरोना के पहले करीब 2017-18 में काम शुरू किया, फिर उसके बाद भी शुरू किया, और छोटी नदियों पे जो रिवाइवल का काम था, रिवर रिवाइवल, नदियों को पुनर्जीवित करने का। लेकिन ये टास्क बहुत कॉम्प्लेक्स है, और लोग सोचते हैं कि अभी बस 1 महीने में रिवर रिवाइव हो जाएगी या 1 साल में हो जाएगी। इन नदियों को हमने पिछले 40-50 साल में बिगाड़ा है, और इन नदियों को ठीक होने में बहुत समय लगेगा। पहले इनकी ज़मीन को मुक्त करना पड़ेगा जो अतिक्रमण हुए हैं, और जो तालाबों से विखंडित हो गई है नदियों, सबका स्रोत या तो कोई जंगल था या कोई तालाब था या कोई वेटलैंड्स थे, सब के सब अलग हो गए, उस पर इंक्रोचमेंट है। तो हमने ड्रेनेज मैप बनाए, सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स थे यूपी के उसके ड्रेनेज मैप, आज हमारे पास बहुत सारा डेटाबेस है। लेकिन सिर्फ डेटाबेस बनाने से काम नहीं चलेगा। वी मेट द डीएम, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डीएम, सीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर जो उसके डीसी, डिप्टी कलेक्टर जो मनरेगा के होते हैं, वहाँ जा के प्रेजेंटेशन दिया, बहुत सारे ज़िलों में प्रेजेंटेशन दी, लोगों को समझाया कि कितना ज़रूरी है काम करना। कुछ लोग बहुत वेलकमिंग थे, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि काम बहुत कुछ करना बाकी है। मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो हैं, लेकिन जो लोग अगर सामने आके काम नहीं करेंगे तो ये बैकग्राउंड में फिर चले जाएंगे, फिर वो सब नदियाँ इंक्रोच्ड रहेंगी और उसमें पॉल्यूटेड वाटर आएगा। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ, रिसर्च के साथ साथ कुछ ज़मीनी स्तर पे भी काम किया जाए, और जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं उसको फील्ड में करके दिखाएं। हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि तुम प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर का मतलब होता है प्रूफ करके दिखाना। उन्होंने अलग मीनिंग बताई है कि जब तक आप चीज़ों को, प्रूफ कहाँ है, प्रूफ तुम्हारा, तुम पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, चीज़ें बिगड़ रही है। तो मुझे एक पर्सनल सा लगता है कि वाकई में ये बहुत बुरी चीज़ है। कई बार मुझे रातों को नींद भी नहीं आती है, सुबह मैं उठता हूँ एक नए चैलेंज के साथ कि आज ये काम करना है, आज इतने लोगों को चिट्ठी भेजनी है, आज यहाँ प्रेजेंटेशन देना है। तो ये सब मेरे काम का हिस्सा बन गया। सच पूछिए तो हमारे पास कोई सैटरडे संडे का वो रिजीम नहीं होता, या कोई फिक्स्ड क्लासरूम से निकलते हमारा लैब ही बाहर बन जाता है। हम सारे मोबाइल लैब ले जाते हैं, वहाँ पे पानी की टेस्ट करते हैं। सेटेलाइट का पूरा यूनिट है जहाँ पे हम जो उपग्रह के चित्रों को हम फील्ड में जाके चेक करते हैं कि वो नदी है कि नहीं है। उसके बाद लोगों को बताना और लिखना, क्योंकि आपने रिसर्च करी और कह दिया कि हाँ नदी गायब हो गई, लेकिन उस नदी को वापस कौन लाएगा? हमारे एग्जीक्यूटिव्स, जो हमारे जो शासन के लोग हैं, उनको जगाने का काम भी करना है, उनको बताना है जाके कि आपके इस गांव में नदी थी, कहाँ चली गई। लखनऊ की बहुत सारी नदियों पर आपने शोध किया है। क्या युवाओं से कहना चाहेंगे, क्या आपका संदेश है कि अब पर्यावरण संरक्षण को लेकर जितनी चिंता आपकी है और इस आपाधापी में लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस पर क्या कहना? देखिए, लखनऊ को एक वक्त वेनिस ऑफ अवध कहा जाता था। यहाँ पे इतने सारे रिवर्स थे, उस पर बोटिंग होती थी। लखनऊ, पूरे इंडिया का जो रोइंग क्लब है गोमती का, बहुत पुराना है। गोमती का रोइंग क्लब होता था यहाँ पे, और जो हमारा जो हैदर कैनाल है उस पर बोटिंग कंपटीशन होते थे। और छोटी छोटी नदियाँ, जैसे सई नदी है, उस पर सई उत्सव होता था मोहनलालगंज में। और उस समय के टाइम का है जब मोहनलाल खुद हुआ करते थे। जल उत्सव, जल विहार उत्सव होता था वहाँ पे। इतने सारे झील और तालाब थे। और लखनऊ में सबको पता है गोमती नदी है, लेकिन गोमती की भी तो सहायक नदी है, जैसे सई है। सई भी लखनऊ और उन्नाव की सीमा बनाती है।
एक किनारा उसका लखनऊ में पड़ता है, दूसरा किनारा उन्नाव में है, और लखनऊ से भी तो अंदर से जाती है। और सही के अंदर जो दो नदियाँ मिलती हैं, जो बक नदी है और नगमा नदी है, मोहनलालगंज और सरोजनी नगर का इलाका है। फिर उसी तरह कुकरैल है, बेहता नदी है हमारी, है ना। और इधर हमारा जो सही के साथ कुकरैल तो गोमती में मिलती है, और बेहता भी माल के पास गोमती में मिलती है। फिर एक जिंगी है, या जिंगी या जिलंगी है ना, तो और अकरद्दी, ये दोनों नदियाँ उधर ही बहती थी। और बक्सी के तालाब से तो रैट नदी निकली है। रैट नदी जो बाद में बाराबंकी जाती है, उसका उद्गम हमारे बक्सी के तालाब के पास हुआ है। वहाँ पे मोहना के पास साल के जंगल हुआ करते थे, पलाश के जंगल हुआ करते थे, बहुत बड़ा वेटलैंड्स था वहाँ पे। अगर सारे वेटलैंड्स ख़त्म हो गए, झीलें ख़त्म हो गई, तो लखनऊ को बैंगलोर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमारे ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे हैं, और जो करीब आज भी 1340 तालाब आज भी दिखते हैं। पहले तो इनकी संख्या बहुत थी, लेकिन इन तालाबों को अगर बचा लिया जाए, इनको रिस्टोर कर लिया जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लखनऊ में पानी की समस्या नहीं होगी। प्रकृति इतना पानी देती है, लेकिन पानी को कटोरे में रखना होता है। अगर आप बर्तन चुरा लेंगे तो पानी प्रकृति डालेगी किस कटोरे में। तो प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमने कटोरे को ही चुरा लिया है। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि भैया उन कटोरों को ज़िंदा करो, वेटलैंड्स को बचाओ। और हमारी नदियों का आहार ही तो भूजल है। अगर भूजल चला गया तो नदियाँ भी सूख जाएंगी। ये सब जितनी नदियाँ, गोमती नदी, इसमें भूजल का पानी आता है, पहाड़ों का एक बूंद भी पानी नहीं आता। ये सब बेहता, कद्दी, कादू और सई, ये सब के सब भूजल से पोषित नदियाँ हैं। बारिश का पानी तो बस 40 दिन है, 40 दिन के बाद पानी कहाँ से आएगा। ये जो वेटलैंड ख़त्म होने की बात आपने बताई, इसके पीछे कौन कौन से मुख्य कारण हैं रहे हैं? देखिए, एक तो हमने ये गलती करी कि वेटलैंड्स का सीमांकन नहीं कराया, सबने टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया। राजस्व की भी गलती है। मैं कहना चाहूँगा कि राजस्व को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। आज आपके पास ज़मीन है और पुराने नक्शे पे दिख रहा है, आपने उसकी बाउंड्री क्यों नहीं करी? एक पिलर ही लगा देते। रेलवे तो अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट करता है, पिलर लगाता है। आप देखेंगे एक सब जगह पिलर लगा, ये रेलवे की ज़मीन है। पानी तो उससे भी, पटरी से भी ज़्यादा मजबूत है। पानी को सबको ज़रूरत है, पर हमने तालाबों का सीमांकन नहीं किया। किसी को बताया नहीं कि ये तालाब है यहाँ पे। तो तालाब की प्रकृति या प्रवृत्ति ऐसी होती है कि गर्मी में वो श्रिंक करता है और मानसून में वो कई बार 10 गुना बढ़ जाता है। तो लोगों को लगता है कि गर्मी में जितनी श्रिंक कर गई बस उतना ही तालाब है, और फिर अतिक्रमण करने लगते हैं। गाँव के गाँव, या गाँव तो चलिए, शहर में जो हमारे कॉलोनीज बसे, तो सबसे पहले हमें दिखता है कि ये हिस्सा खाली है और हम इस पर बना लें। लेकिन वो तो प्रकृति ने बनाया उसको। तो प्रकृति द्वारा जितने ये डिप्रेशंस है, नेचुरल डिप्रेशंस, तालाब, झील, ऑक्सबो लेक्स, पैलियो चैनल्स, वेटलैंड्स, इन सबको हमको नक्शे से निकाल के इसकी मार्किंग करनी होगी। मार्किंग पिलर्स लगाने होंगे, बोर्ड लगाने पड़ेंगे। अगर एक बोर्ड आप लगा देते हैं कि ये तालाब है, यहाँ पे किसी भी तरह का अतिक्रमण ना करें, कितने पैसे लगेंगे इस बोर्ड को लगाने में? तो आज क्यों नहीं हम बोर्ड लगा रहे हैं? बोर्ड लगाने से लोगों को पता तो लगेगा ये तालाब की भूमि है। जी, आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, एक तो हमने ये गलती करी कि वेटलैंड्स का सीमांकन नहीं कराया, सबने टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया। राजस्व की भी गलती है। मैं कहना चाहूँगा कि राजस्व को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। आज आपके पास ज़मीन है और पुराने नक्शे पे दिख रहा है, आपने उसकी बाउंड्री क्यों नहीं करी? एक पिलर ही लगा देते। रेलवे तो अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट करता है, पिलर लगाता है। आप देखेंगे एक सब जगह पिलर लगा, ये रेलवे की ज़मीन है। पानी तो उससे भी, पटरी से भी ज़्यादा मजबूत है। पानी को सबको ज़रूरत है, पर हमने तालाबों का सीमांकन नहीं किया। किसी को बताया नहीं कि ये तालाब है यहाँ पे। तो तालाब की प्रकृति या प्रवृत्ति ऐसी होती है कि गर्मी में वो श्रिंक करता है और मानसून में वो कई बार 10 गुना बढ़ जाता है। तो लोगों को लगता है कि गर्मी में जितनी श्रिंक कर गई बस उतना ही तालाब है, और फिर अतिक्रमण करने लगते हैं। गाँव के गाँव, या गाँव तो चलिए, शहर में जो हमारे कॉलोनीज बसे, तो सबसे पहले हमें दिखता है कि ये हिस्सा खाली है और हम इस पर बना लें। लेकिन वो तो प्रकृति ने बनाया उसको। तो प्रकृति द्वारा जितने ये डिप्रेशंस है, नेचुरल डिप्रेशंस, तालाब, झील, ऑक्सबो लेक्स, पैलियो चैनल्स, वेटलैंड्स, इन सबको हमको नक्शे से निकाल के इसकी मार्किंग करनी होगी। मार्किंग पिलर्स लगाने होंगे,
बोर्ड लगाने पड़ेंगे। अगर एक बोर्ड आप लगा देते हैं कि ये तालाब है, यहाँ पे किसी भी तरह का अतिक्रमण ना करें, कितने पैसे लगेंगे इस बोर्ड को लगाने में? तो आज क्यों नहीं हम बोर्ड लगा रहे हैं? बोर्ड लगाने से लोगों को पता तो लगेगा ये तालाब की भूमि है। जी। आगे के आपके क्या प्लान्स हैं इसके बारे में संक्षेप? अभी हम लोग छोटी नदियों पे काम करें। हमारी टीम घाघरा, गोमती और राप्ती की जितनी भी छोटी धाराएं हैं, हमने पूरा इसका ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया है। छोटी नदियों की जो उसका जो बहाव क्षेत्र था, फ्लड प्लेन्स, उसके नक्शे बनाए हैं, ड्रेन्स के बफर बनाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक स्टेट की अपनी ड्रेनेज पॉलिसी बने, ड्रेनेज मास्टर प्लान बने। मास्टर प्लान तो हम शहरी बसावट के लिए करते हैं कि कहाँ पे, लेकिन हम ड्रेनेज के बारे में नहीं सोचते कि कल को फ्लडिंग होगी तो पानी कैसे निकासी होगी, या मास्टर प्लान में वाटर रिचार्ज कैसे होगा। तो इन सब पे काम करके हम लोग इसको देखना चाहते हैं अपने लाइफ टाइम में कि हमने इतनी नदियों को ठीक किया, इतने तालाबों को बचाया, इतने ड्रेन्स के बफर को प्रोटेक्ट किए। तो अभी सारा काम हमारा उस पर ही है कि कैसे इन ड्रेन्स को बचाया जाए, उसके साथ ड्रेन्स की ज़मीन को बचाया जाए, तालाबों को बचाया जाए, वेटलैंड्स को बचाया जाए, ताकि हमारे जो भूजल का पानी वो बढ़े, घटे नहीं। प्रकृति जितना देती है रिचार्ज हो, जितना भी रिचार्ज पॉसिबल है, और उस रिचार्ज के अनुपात में हम पानी निकालें। तो हम जब तक ये जो कटोरे सब जिंदा रहेंगे, तो अभी हमारा फोकस इन्हीं वेटलैंड्स और तालाबों को बचाने पे रहेगा कि कैसे ये बचे, हमारे नक्शे में इनका वजूद कायम रहे। जी जी जी। चलिए, देखिए, प्रकृति संरक्षण की बात हो, नदियों को बचाने की बात हो, वेटलैंड्स को बचाने की बात हो, या कोई अन्य कार्य हो, सब में देखिए एक ही बात आती है कि जब आप किसी काम को करने के लिए आप ये नहीं देखते हैं कि ये काम है, या सर ने अपने पूरे इंटरव्यू में एक बात जो हम लोगों को बताई वो ये इसमें मुख्य लगी कि मैं कभी छुट्टी नहीं देखता, मेरे कभी शनिवार रविवार नहीं होता, क्योंकि मेरा एक मुहिम है, एक अभियान है कि मुझे ये करना है। मेरे दिल में एक कुछ करने की आग है और मैं उस पर अडिग हूँ। तो देखिए, इससे हमें सीख लेनी चाहिए, और हम सबको, जैसा कि सर ने भी बताया है, कि अपने छोटे छोटे प्रयासों से हम ज़रूर एक बड़े अभियान को सफल बना सकते हैं। ऐसे ही तमाम सारे इंटरव्यू अपडेट्स के लिए आप देखते रहें amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।